जी नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। कैसे हो? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हुई होगी। तो मैं आज से यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय दीपक सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर चर्चा मैं करूँगा। तो मैं आज के टॉपिक के साथ साथ मैं आप सबसे पहले उन महान पुरुष के माध्यम से दो पंक्तियाँ जो आपके बोर्ड पे दिख रही होगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा संघर्ष होगी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी शानदार होगी, ये सच है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संघर्ष बड़ा होना चाहिए, जीत उतना ही शानदार होगा, ये सच है। तो मैं इन्हीं पंक्ति के माध्यम से आज का टॉपिक मैं शुरू करूँगा और ये टॉपिक जो होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, SSC GD, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी हो, इसके लिए बहुत ही लाजवाब होगा। तो इन्हीं पंक्ति के माध्यम से हम आगे चलेंगे। तो आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक यही होगा, तो हम प्यारा सा टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। और ये संधि के द्वारा हम कई चीज़ कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए हम संधि टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो संधि के साथ साथ हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध व अशुद्ध वाले क्वेश्चन, शुद्ध व अशुद्ध वाले क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ यहीं से मुहावरे हो जाएंगे। तो कुल मिला के 5 से 6 ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम संधि पढ़ते हैं। तो संधि के साथ साथ हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है कि संधि के साथ साथ हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध व अशुद्ध वाले क्वेश्चन होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ लोकोक्तियाँ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को हम रट्टा मार के रख जाते हैं कि हम कितना रटेंगे, 10 20 50 रट लेंगे। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम वहाँ से कई चीज़ को बगैर रटे हुए हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा संधि, और संधि के द्वारा हम इन तमाम चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। रट्टा नहीं मारेंगे, बस हम इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, सीखने पे बल देंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा ये होगा संधि। तो सबसे पहले जानना होगा कि संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो ये जानेंगे तो संधि का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है? परिभाषा तो संधि हम क्यों करते हैं? संधि हम इसलिए करते हैं कि दो पुराने शब्दों को जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। तो हम परिभाषा क्या होगा, हम परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। तो परिभाषा होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। लिख देते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसके बाद दूसरा परिभाषा क्या होगा, दूसरा परिभाषा होगा वर्णों में
होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब हमें विद्यालय का संधि करना है तो क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। ठीक है। धाम, जब हम धा बोलते हैं तो हमें आ की साउंड देता है, तो यहाँ पे धा बोलेंगे तो आ जाएगी, और आले में से हम आ ले लेंगे तो आ और आ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। ये कैसे बनेगा आपको आगे हम बताएंगे। तो अब क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ आलय। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर, तो ज्ञान के घर को क्या कहेंगे, विद्यालय कहेंगे। तो अब एग्जाम में संधि विच्छेद न ही बहुत कम पूछा जाता है, अब पूछा जाता है कि आप बताइए विद्यालय में किन दो वर्णों का मेल से बना है, तो यहाँ पे आ और आ मिलकर क्या बना है, विद्यालय बना है। तो हमें यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्यालय कौन सा संधि है, तो खैर यह सब आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक जान जाइए कि विद्या जोड़ आलय से क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा। धा में से आ निकाल लिए, आलय में से आ निकाल लिए, तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। जब हम विद्या में से आ ले लेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि ध जो है ये दो वर्णों से मिलकर बना है, और ये आधा ध और आधा य से मिलकर क्या बना है, ये ध बना है। ठीक है। तो जब हम विद्या में से आ ले लिए तो ये तो बच गया होगा बी और आधा द और य, और आले में से जब आ ले लिए तो ये बचा होगा ल, आ और आ मिलके क्या बना है, आ, तभी मेरा विद्यालय सही है, तभी मेरा विद्यालय सही है। अब यहाँ से द और यह है, आ यहाँ है, आ कैसे बनता है, तो आ बनता है अ प्लस आ। अब बताइए अ अगर इसको दे देगा तो ये पूरा ध बन जाएगा कि नहीं बनेगा, तो ये ध हो गया। अभी भी मेरा अ एक बचा हुआ है, और जब इसके सामने आ जाएगा तो क्या बन गया, विधा बन गया, और यहाँ से क्या बन जाए आ जाएगा ले, तो क्या बन गया, विद्यालय। तो परिभाषा क्या कहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है, तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाया, संधि कहलाया। नोट कीजिए। चलते हैं आगे। तो ये पहला परिभाषा का एग्जाम्पल था। दूसरा है कि वर्णों में होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे जगन्नाथ, तो इसको संधि करते हैं जगन्नाथ। जैसा था हमने वैसा उतार दिया, यहाँ पे आधा ना है, ये आधा ना है, तो जैसा था हमने वैसा उतार दिया। अब हमने क्या किया, अब नाथ का तो मतलब है, नाथ का मतलब होता है स्वामी, लेकिन जगन का मतलब कुछ भी नहीं है। तो संधि का नियम है कि जब तक दो पुराने शब्दों का संधि नहीं होगा, मतलब अर्थ नहीं होगा, तब तक नया शब्द बनेगा ही नहीं। तो हम शब्द को अर्थ बनाने के लिए रूल्स है, नियम है। जिस तरह से मैथ का फार्मूला होता है, उसी तरह हिंदी का भी फार्मूला होता है। अब यहाँ से जगन कोई अर्थ नहीं देता है, तो शब्दों को अर्थ बनाने के लिए नियम होते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पे जगन आज तक न पढ़े हैं न लिखे देखे हैं कहीं, तो क्या होगा, ये जगत हो जाएगा। क्या होगा, जगत होगा, प्लस इधर से आ जाएगा नाथ। अब यहाँ से दोनों का अर्थ हो गया, नाथ का मतलब हो गया स्वामी और जगत का मतलब हो गया संसार। अब यहाँ पे जगन्नाथ का परिवर्तन कैसे में कर लिए, तमें। नियम है कि तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अपने आप में पहले वर्ण में बदल जाते हैं, आपको व्यंजन संधि में बताएंगे। तो ये न जो है बदल के आ गया त में। अब जगत का मतलब हो गया संसार, नाथ का मतलब हो गया स्वामी। जो संसार का स्वामी है वही जगन्नाथ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो त क्या है, तो एक व्यंजन है। न क्या है, अब न भी व्यंजन है, लेकिन हम यहाँ पे न क्या है, न भी एक व्यंजन है।
तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे परिभाषा क्या था कि वर्णों में होने वाले विकार मतलब परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। हमने क्या किया? ना का परिवर्तन त में कर दिया। क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ये दो एग्जाम्पल, एक क्या था? एक था विद्यालय और दूसरा जगन्नाथ। विद्यालय का संधि क्या था? विद्या जोड़ आलय। तो ये था। चलते हैं आगे। अब आइए संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? 3। क्यों है 3? हिंदी का एक शब्द आता है अतः। अतः इस बात का गारंटी देता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। और क्या है? अस्वर है, तो क्या है? व्यंजन है, और ये क्या है? विसर्ग। तो बताइए संधि के कितने भेद हुआ? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद? 3। संधि के कितने भेद? 3। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन होगा। एक तो होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विसर्ग संधि। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन है देखते हैं। अ, आ, ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर किसका है? तो ये 11 स्वर हिंदी का स्वर है। तो संस्कृत का स्वर कितने होते हैं? संस्कृत का स्वर, तो संस्कृत का स्वर होते हैं 13। 11 ये और 2 आ जाएगा। एक तो होगा बड़ी री और एक होगा लिरी। ये 12वीं होगी, ये 13वीं होगी। तो संस्कृत का जो स्वर होंगे वो 13 होंगे, हिंदी का स्वर होगा 11 होगा। कई बार यहीं से क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से स्वर कौन से हैं। तो हिंदी में 11 स्वर है, संस्कृत में 13 स्वर है। पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। संधि के कितने भेद? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी? 13। नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहला क्या है? पहला है स्वर संधि। स्वर संधि का क्या परिभाषा होगा? किन्हीं दो स्वरों में से किन्हीं 11 स्वरों में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल होना, 2 वर्णों का मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। जैसे दीपावली क्या बनेगा? संधि क्या होगा इसका? एक तो बनेगा दीप, दूसरा बनेगा आवली। प बोलेंगे तो हमें अ की साउंड देगी और आवली में से आ ले लेंगे। अब क्या है? अ और आ ये स्वर है,
इसी वजह से ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ। दीप का मतलब होता है दिया, दीप का मतलब दिया। अवली का मतलब पंक्ति, अवली का मतलब पंक्ति। दिया के पंक्ति को ही दीपावली कहते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दीप जोड़ आवली। प बोलेंगे तो हमें अ के साउंड देगा, इस वजह से यहाँ अ लिखे। अवली में से आ ले लिए, जब हम दीप में से अ ले लिए बचा होगा दी और आधा प। अवली में से आ लेती बचा होगा वली, और आ मिलके क्या बनता है आ, दीर्घ संधि के नियम से, तो ये आ जाएगा। अभी भी दीपावली सही है। अब एक और इसको दे देगा तो पूरा दीप हो जाएगा। आ बच गया, आ इसके सामने आ जाएगा तो आ बन जाएगा, दीपा बन जाएगा। और इधर से वह और इधर ये ली, क्या बन गया दीपावली। तो दीपावली इस तरह से बना। तो ये कौन सी संधि थी, ये स्वर संधि थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, आगे चलते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद होते हैं, वो होते 5। कौन कौन होंगे? पहला होगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा यन संधि। तीसरा गुण संधि। चौथा वृद्धि संधि। पचमा अयाति संधि। नियम क्या है? नियम ये है कि दीर्घ संधि कहाँ होगा? जहाँ संधि करते समय अ प्लस आ जाए तो ये बनेगा आ प्लस आ मिल जाए तब भी बनेगा आ। ह्रस्वी बड़ी तभी क्या बनेगा बड़ी। छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ क्या बनेगा, तभी ये बनेगा बड़ी ऊ। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप किसको याद कर सकते हैं? दीर्घ संधि को। यह संधि का नियम क्या है? शब्दों के बीचों बीच या र ल व, इसी को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, शब्दों के बीचों बीच य र ल व, इसे कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। तथा उससे पहले आधा व्यंजन हो, कौन संधि होगा? यह संधि होगा। जैसे प्रत्येक, स्वागत, प्रत्येक, स्वागत। देखते हैं क्या है बीच में यह आधा व्यंजन, कौन संधि? यन संधि। बीच में वह आधा व्यंजन, कौन संधि? यन संधि। तो ये किसका था? यन संधि का था कि शब्दों के बीचों बीच क्या देखना चाहिए? देखना है या र ल व, और उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। वो कौन संधि होगा? यन संधि होगा। गुण संधि का नियम क्या है? गुण संधि का नियम ये है कि शब्दों के बीचों बीच क्या हो? ए और ओ की मात्रा हो। शब्दों के बीचों बीच ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। जैसे रमेश, सुरेश, गणेश, महेश, उसके बाद परोपकार, महोदय। तो ये क्या है? ये किसका है? गुण संधि का है कि शब्दों के बीचों बीच ए ओ की मात्रा हो। भाई ए की मात्रा का मतलब हुआ किसी भी वर्ण के ऊपर एक की मात्रा।
ओ का मतलब हुआ कि ये इसकी मात्रा। ये तो छोटी सी जानकारी तो पता होगा आपको। शब्दों के बीचों बीच क्या हो, ए और ओ की मात्रा हो तो कौन संधि कहलाएगा, गुण संधि कहलाएगा। जैसे रमेश, शब्द के बीच में क्या है, एक ही मात्रा, शब्द के बीच में एक ही मात्रा, शब्द के बीच में एक ही मात्रा और शब्द के बीच में एक ही मात्रा। यहाँ देखिए शब्द के बीचों बीच में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ये कौन संधि होगी, तो ये गुण संधि होगी। उसके बाद क्या है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का नियम क्या होगा, शब्दों के बीचों बीच, शब्दों के बीचों बीच क्या हो, शब्दों के बीचों बीच आई की मात्रा हो। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। शब्दों के बीचों बीच आई की मात्रा हो और औ की मात्रा हो, ये कौन संधि होगी, ये होगी वृद्धि संधि। जैसे सदैव, मैत्रेय, महोज, महोस्ती। तो यहाँ पे क्या है, शब्द के बीचों बीच में क्या है, आई की मात्रा, आई की मात्रा और औ की मात्रा हो, क्या है, यहाँ पे आई की मात्रा, यहाँ भी आई की मात्रा, यहाँ औ की मात्रा और यहाँ भी औ की मात्रा। ये कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दीर्घ संधि का नियम क्या होगा, जहाँ संधि करते समय क्या हो, अ और अ आ जाए तो वो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जहाँ अ और अ मिलके क्या बन जाए, आ बनेगा, आ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ऊ बनेगा। बचपन में कहते थे ना, अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ। ठीक उसी प्रकार से अब किसी को हरा से दीर्घ नहीं आता होगा बोलने तो क्या कहेगा, छोटी ई बड़ी ई। तो ये कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको जो भी इससे पहले एग्जाम्पल दिए थे, दीपावली, विद्यालय, ये सब किसका था, दीर्घ संधि का था। यह संधि शब्द के बीचों बीच में क्या हो, य लगा हो, अंतस्थ वर्ण का, अंतस्थ वर्ण इसी य लगा को कहा जाता है। तथा उससे पहले क्या हो, आधा व्यंजन हो, जैसे प्रत्येक, स्वागत, ये सब क्या है, यह संधि का उदाहरण है। गुण संधि का क्या है कि शब्दों के बीचों बीच में क्या हो, ए और ओ की मात्रा हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गुण संधि। रमेश में क्या है, शब्द के बीच में एक ही मात्रा है, सुरेश के बीच में एक ही मात्रा है, गणेश के बीच में एक ही मात्रा है और महेश के बीच में एक ही मात्रा है। वृद्धि संधि क्या है, शब्दों के बीचों बीच में क्या है, आई और औ की मात्रा हो। जैसे सदैव में बीच में एक की मात्रा है, मैत्रेय में एक की मात्रा है, महोज में क्या औ की मात्रा है, यहाँ भी औ की मात्रा है। तो ये कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि थी। तो अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम अयादी संधि को पूरा डिटेल में बता पाएँ। अयादी संधि कुछ हटके है, पूरे संधि में मात्र एक ऐसा इकलौता संधि है जो अयादी संधि करते समय वो अर्थ नहीं देता है। अयादी संधि, पहले इसका नियम लिख लेते हैं कुछ। क्या नियम होगा, यह हमेशा 3 अक्षर के होंगे, 3 अक्षर के होंगे। उसके बाद अयादी संधि के बीचों बीच य व हो, अयादी संधि के बीचों बीच क्या हो, य व हो। तीसरा कंडीशन, अयादी संधि को संधि करते समय, अयादी संधि को संधि करते समय यह कोई अर्थ नहीं देता, यह कोई अर्थ नहीं देता। चौथा, अयादी संधि को संधि करते समय कोई अर्थ नहीं देता। अयादी संधि के प्रारंभ में अर्थात
शुरू में ऐ आए औ आओ लगा हो। क्या है नियम, पहले पढ़ लेते हैं। यह हमेशा 3 अक्षर में होंगे। कितने अक्षर में होंगे? 3 अक्षर में होंगे। अयादी संधि के बीचों बीच क्या होना चाहिए? य और वह होना चाहिए, तभी वो अयादी संधि कहलाएगा। अयादी संधि को संधि करते समय यह कोई अर्थ नहीं देता, यह कोई अर्थ नहीं देता। अयादी संधि के प्रारंभ में अर्थात शुरू में क्या दिखेगा हमें? ऐ आए औ आओ लगा हो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा। क्या नियम था? अयादी संधि के शुरू में ऐ हो, आए हो, औ हो, आओ। जैसे नयन, चयन, शयन, नायक, गायक, गायिका, पवन, पावक, कवक, पावन, पावन, पावक, सावन। देखिए ध्यान से, जब हम ना बोलेंगे तो हमें अ के साउंड देगा और यहाँ से यह ऐ। ना बोलेंगे तो हमें आ के साउंड देगा, इधर से यह आए। प बोलेंगे तो अ के साउंड देगी, इधर से वह औ। और पा बोलेंगे तो हमें आ के साउंड देगा, इधर से वह। तो मैंने क्या कहा? मैंने तो यही कहा कि अयादी संधि को पहचानने के लिए शब्द के बीचों बीच क्या होना चाहिए? य, व। अब कोई कहेगा कि बताइए अजय, अजय का होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में कंडीशन नहीं है, य और वह होना चाहिए बीच में, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अजय नहीं होगा। तो न में अ छुपा हुआ है, य में यहाँ से आ गया आए। जब हम ऐ बोलेंगे तो हमें ए की साउंड आएगी, आए बोलेंगे तो हमें आई की साउंड आएगा, औ बोलेंगे तो ओ की साउंड आएगी, और आ बोलेंगे तो हमें औ की साउंड आएगा। तो बताइए इस एक का मतलब क्या हुआ? इस एक का मतलब हुआ एक की मात्रा, इस आई का मतलब हुआ डबल मात्रा। तो आप ही बताइए, जब आई ए बन गया तो ना अगर हम ना को एक पे ऊपर बैठाए तो क्या बनेगा? ने। य में अ छुपा हुआ है, इधर से ना, तो क्या बना संधि? ने जोड़ अन। चयन का क्या हो जाएगा? चे जोड़ अन, चयन। शयन का क्या हो जाएगा? से जोड़ अन, शयन। गुड। आय में क्या हो जाएगा? आय, तो नए जोड़, यहाँ य में अ, इधर से क, अक। गायक का बनाइए आप लोग, गै जोड़ अक। गायिका का गै जोड़ इका। इका क्यों हुआ? यहाँ से आया ई, इधर से आया का। पवन, ओ है ना, तो क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन से पवन। पावक का पो जोड़ अक से क्या बनेगा? पावक। कावक का पावन ना, है ना, सॉरी पावक नहीं हुआ यहाँ पे। कावक क्या हो जाएगा? को जोड़ अक से कावक। पावन, वो औ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? पौ जोड़ अन से पवन। पावक का पौ जोड़ अक से पावक। और सावन का सौ जोड़ अंश, सौ जोड़ अंश से सावन। तो ये क्या था? अयादी संधि था। तो समझ में आ गया होगा। शब्द के बीचों बीच में क्या देखना है? य और व। तो अयादी संधि का ये नियम था। अयादी संधि को संधि कीजिएगा तो ना पौ का अर्थ मिलेगा, ना अन का अर्थ मिलेगा, ना नौ का अर्थ मिलेगा, ना अन का मिलेगा। तो मात्र एक ऐसा इकलौता अयादी संधि है जो अर्थ नहीं देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद।